नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश को काबीना ने दी मंजूरी। सरमाई इजलास में पेश होगा बिल। 21 सितंबर को वजीर आला के ओहदे का हलफ ले सकती हैं आतिशी। एलजी ने केजरीवाल का इस्तीफा सदर जमहूरिया को भेजा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले की पोलिंग मुकम्मल। 24 सीटों पर डाले गए वोट। राहुल गांधी के खिलाफ नफरत आमेज बयानात पर एहतजाज। कांग्रेस कारकुनान का मुजाहरा। 4 लीडरों की पुलिस से शिकायत। और लेबनान में पेजर धमाकों से मरने वालों की तादाद हुई 11। 4000 से ज्यादा लोग जख्मी। वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश को मोदी काबीना से मंजूरी मिल गई है और ये बिल पार्लियामेंट में सरमाई इजलास में पेश किया जाएगा। इस पर कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट दी है। साबिक सदर रामनाथ कोविंद की क़यादत वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मकालात पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो सिफारिशात की गई है उनके मुताबिक पहले कदम के तौर पर लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ कराए जाने चाहिए। कमेटी ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और असम्बली इंतखाबात एक साथ मुकम्मल होने के 100 दिन के अंदर मकामी बल्दियात के इंतखाबात भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे मुल्क में एक तयशुदा वक्त में सभी सतह के इलेक्शन कराए जा सकेंगे। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूं कि और लगातार इस बात को मेरी पार्टी कहती रही, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविध सरकारें बनी। आज मैं पूछ रहा हूं कि मुझे मसौदा देखना है, क्योंकि ये टिप्पणी बगैर मसौदा देखे हो रही है। मसौदा देखूंगा। अब मान लीजिए चुनाव होता है, ए वन नेशन वन इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आज इस देश को रोजगार चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की करोड़ों संभावनाएं बना देगा। आइए, हम भी स्वागत करेंगे। कुल मिला करके ये सारी चीजें कोशिश होती हैं कि जो एक फेडरल कैरेक्टर है, जो एक संघ, हमारे भारतीय संघ की एक आत्मा रही है, उस विविधता को नष्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आप खत्म हो जाएंगे, विविधता बरकरार रहेगी। हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है, उसको रोकता नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक पिलर है हमारे भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये वीक कंसिडरेशंस पर अगर सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि हमको एक पूरे इलेक्शन एक साथ करा देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर अगर आप ये बोलेंगे भाई सिविल सर्विस काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, निकाल दो। जुडिशरी में बहुत से केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी को बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब
उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज थे, लोकसभा राज्यसभा के, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। देखिए, अभी 4 राज्यों के चुनाव होने थे। ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने में असमर्थ थे। इन्होंने सिर्फ हरियाणा का और जम्मू कश्मीर के चुनाव कराए और 2 राज्य झारखंड के और महाराष्ट्र के इन्होंने चुनाव ही नहीं कराए। तो मेरा ये सबमिशन है कि जब ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराएंगे? इसको भी छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव आप महाराष्ट्र और झारखंड के साथ करा दीजिए। उसमें भी ये कराने तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हम 3 इलेक्शन एक साथ नहीं करा। आप 3 इलेक्शन 4 इलेक्शन तो एक साथ करा नहीं पा रहे हो, पूरे देश में कैसे कराओगे? एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है, सपोज कि कोई सरकार बीच में गिर जाती है, 5 साल के कार्यकाल में, 2.5 साल में अगर कोई सरकार गिर जाती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर यहां राष्ट्रपति शासन लगाएगी और एलजी के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से क्या वहां पर वो अपना खुद राज्य करना चाहती है, इसलिए ऐसे आइडिया लेकर आ रही है? मेरा सबमिशन ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक जुमला है। वैसे ही जुमला है जैसे किसानों से बिना पूछे ये किसानों के लिए कानून लेकर आए थे, एक्सपर्ट से बिना पूछे ये डिमोनेटाइजेशन लेकर आए थे, कोरोना में बिना ऑथेंटिकेटेड डॉक्टर से डिस्कस किए ये थाली बजवा रहे थे। ये भी एक जुमला है जिसका वही हश्र होगा जो बाकी इनके आइडियाज के हुए। पार्टी इसका विरोध कर रही है, अदरवाइज सरकार को इन सारे क्वेश्चंस जो हम यहां रख रहे हैं उसको क्लैरिफाई करनी चाहिए। देश में 3000 से ज्यादा छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इन 3000 छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टियों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड कराने की जरूरत होती है। आप सारे इलेक्शंस एक साथ अगर कराओगे तो बड़े पार्टीज तो हो सकता है चुनाव कर ले, छोटे छोटे पार्टियों का भी क्या होगा? इसके अलावा भी इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। ऐसे आप आउटराइटली रैंडम आइडियाज लेकर जो असली मुद्दे हैं, ना आपको देश में हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना है, ना एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है, ना ही गुड गवर्नेंस पे फोकस करना है, आप ऐसे आइडियाज लेकर आ रहे हो जो प्रैक्टिकल नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली के वजीर आला के तौर पर हलफ ले सकती हैं। जराये का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस सिलसिले में सदर जमहूरिया और वजारत दाखिला की सिफारिश भेजी है। हम आपको बता दें कि बुध को अरविंद केजरीवाल ने सीएम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के अराकीन असेंबली ने आतिशी को कानून साज पार्टी का लीडर चुना है और आतिशी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को खत लिखकर हलफ दिलाने को कहा था। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले में बुध को 7 जिलों की 24 सीटों पर वोट डाले गए। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चली। आखिरी खबरें मिलने तक रियासत में 41.17% पोलिंग हुई। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में 56.86% वोट डाले गए, जबकि सबसे कम पुलवामा में 29.84% वोटिंग हुई। अलग अलग रियासतों में रह रहे 35,000 से ज्यादा तारकीन के लिए दिल्ली में 24 स्पेशल बूथ बनाए गए थे। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी लीडरों के बयानात के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली और आंध्र प्रदेश में एहतजाज किया। केसी वेणुगोपाल ने सभी रियासतों के पार्टी कारकुनान को मुजाहरा करने की हिदायत जारी की थी। उधर कांग्रेस के एहतजाज के बीच राहुल के खिलाफ बीजेपी और उसके एक दीगर हलीफ लीडर ने फिर बयान दिया है। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। वहीं बीजेपी के अनिल बोंडे ने कहा है कि राहुल की जबान काट लेनी चाहिए। राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जो बीजेपी से डरने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। माननीय राहुल गांधी जी का एक एक सिपाही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ। राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है। इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना। पिछले 10-12 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री
राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी से लेकर उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नेता महाराष्ट्र का कहता है कि उनकी जीभ काट दो, 11 लाख रुपए देंगे। क्यों, आपको उनकी जीभ से क्या दुश्मनी है? हमें मालूम है क्या दुश्मनी है। आपको दुश्मनी यह है कि उस जीभ से न्याय की बात निकलती है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए। और यह बात भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरती। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में यह समझ गई है कि नफरत का बाजार कितना भी बड़ा हो, मोहब्बत की एक दुकान काफी होती है उस बाजार को खत्म करने के लिए। राहुल गांधी ने वो करके दिखाया है। यही दुश्मनी है इनकी राहुल गांधी से। कौन बोल रहा है ये सब, वो आप सब देख रहे हैं। बुलवा कौन रहा है, चुप कौन है, क्यों बुलवा रहा है, क्यों चुप है, ये सवाल पूरे देश के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एकदम चुप है। क्या वही बुलवा रहे हैं? और क्यों बुलवा रहे हैं? ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां हिंसा की कोई ऐसी वारदात को ये लोग अंजाम दे सके। ये साजिश हो रही है। इस साजिश में कौन कौन शामिल है? क्या वो भी शामिल है जो बुलवा रहे हैं? क्या वो भी शामिल है जो चुप है? ये देश जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी, अब चुप्पी से काम नहीं चलेगा। पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को देश की सत्तारूढ़ पार्टी जान से मारने की धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री चुप हैं। किस मुंह से आप विदेशों में जाकर अपने लोकतंत्र की ढींग हाँकते हैं, जरा बताइए। किस मुंह से आप कहते हैं कि आप विश्वगुरु हैं? अपने देश में नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी आपकी अपनी पार्टी के नेता दे रहे हैं। क्या आपकी शय है इसको? क्या आप उनको कह रहे हैं धमकी देने को? क्या आप ये माहौल बना रहे हैं? जवाब दीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि कोई भी देशवासी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा का ऐसा एक वातावरण बनाएं जिससे कि कोई सरफिरा कल को कोई गलती कर बैठे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा हमेशा कायरता की निशानी मानी जाती है और अहिंसा वीरता का आभूषण माना जाता है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा अहिंसा की बात करती है और बीजेपी और आरएसएस के मुंह से आप हिंसक शब्द सुनोगे। उनकी गतिविधियां हिंसक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो कायर हैं। हमें आपकी गीदड़ भभकियों से कोई डर नहीं लगता, लेकिन देश और विश्व के सामने आपकी असलियत जरूर सामने आनी चाहिए कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह की हिंसक राजनीति करते हैं। यह राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। मुंह खोलिए प्रधानमंत्री जी, बोलिए प्रधानमंत्री जी, नहीं तो यह देश सुन रहा है, आपकी चुप्पी को भी सुन रहा है। कांग्रेस लीडर अजय माकन ने लोकसभा में अपोजिशन के कायद और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर किए गए रिमार्क्स के सिलसिले में बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर रणनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के एक लीडर ने दिल्ली में पिछले हफ्ता एक तरह से राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संभल जाओ वरना आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ था। आज हमने पुलिस में शिकायत की है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अकलियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभालें, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह 2 जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं।
तो ये कहां की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहां पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के आज से शुरू होने वाली सरोजा मीटिंग अब जुमरात से होगी। सिद्धार्थनगर में जेपीसी के सदर और बीजेपी के लीडर जगदम्बिका पाल ने बताया है कि वक्फ तरमीमी बिल पर 18, 19 और 20 तारीख को मीटिंग तय थी, लेकिन होने वाले त्योहारों के सबब 18 तारीख की मीटिंग को मुलतवी किया गया है। 19 और 20 तारीख को मीटिंग होगी। पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ बोर्ड की मीटिंग 18, 19, 20 को तय थी, लेकिन हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 17 तारीख को गणेश चतुर्दशी और जो हमारे अल्पसंख्यकों का रबीउल अव्वल का जुलूस है वो महाराष्ट्र में आज निकल रहा है। इस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार पड़ गए, चाहे वो गणेश चतुर्दशी का हो या रबीउल अव्वल का हो। इसके कारण माननीय सदस्यों के सुझाव थे, उनकी मांग थी, इस आधार पर 18 तारीख को स्थगित किया, लेकिन 19-20 को इसी समय के हिसाब से कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और मर्डर के मामले में मुतासरा पीजी ट्रेनी डॉक्टर के वालिद ने कहा है कि सीबीआई अपना काम कर रही है। इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो लोग भी इस मामले में कहीं न कहीं जुड़े हैं या लोग सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में शामिल हैं, सभी जांच के दायरे में हैं। उन्होंने कहा कि साल 2021 में भी साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर कई इल्जामात थे। संदीप घोष पर तब कोई कार्रवाई होती तो आज उनकी बेटी उनसे दूर नहीं जाती। सीबीआई বলেছে যে সঞ্জয় রায়ের সাথে ঘটনার আগেও ওসির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে, তাহলে কি ওসি সেটা জানে, সেটা সিবিআই কি তদন্ত করছে সিবিআই জানে, সেটা আমরা কি করে বলবো বলুন? সিবিআই যা বলছে, সিবিআই এর কথা বলছে, সিবিআই কি করছে আমাদের তো বলছে না, আমাদের শুধু বলছে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি যাতে সমাধান করতে পারি। গতকাল যে ছাত্রদের সঙ্গে বৈঠক হলো জুনিয়র ডাক্তারদের, তাতে দেখা গেল বিনীত গোয়েলকে সরানো হলো, ডিসি নর্থকে সরানো হলো। এই ব্যাপারে আমি একটাই কথা বলবো, যারা যারা এই আমার মেয়ের হত্যার সম্বন্ধে জড়িত আছে তারা উপযুক্ত পরোক্ষভাবে যারা জড়িত আছে তারা শাস্তি পায়, যারা প্রমাণ লোপাটের জন্য যারা জড়িত সবাই যেন তদন্তের আওতায় আসে এবং সবাইকে যেন শাস্তি পায়। সে তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কারা, আস্তে আস্তে বেরোবে, ক্রমশ প্রকাশ। এগুলো তাড়াতাড়ি জানার চেষ্টা করলে কি করে হবে? তারপরে আজকে জয়েন্ট তাই তো? না অ্যাডিশনাল জানি না, যারা যাকে ভালো যারা যেন তদন্তের আওতায় আসে এবং সবাইকে যেন মানে আমরা তো ওই মুহূর্তে কাউকে চিনতে পারছিলাম না, আর আমার চেনাদের কথাও না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আজকে সিবিআই যেটা শিয়ালদা করে বলেছে যে টালা থানার ওসি সঞ্জয় রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছিল, তার সঞ্জয় রায় কি ওসি পাঠিয়েছিল? তাহলে সেটা এখন এটা কি করে জানবো? এটা সিবিআই তদন্ত করে দেখছে, অবশ্যই তার সঠিক রাস্তা দেখছে। জুনিয়র ডাক্তাররা এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি, আপনারা কি চাইছেন যে তারা আন্দোলন তুলে নি? না এটা এই ব্যাপারেও আমরা কিছু বলবো না। ওদের উপর পূর্ণ আমাদের আস্থা আছে এবং তাদের আমরা তো নিজেদের ছেলে মেয়ের মতনই মনে করছি। এই যে কষ্ট করে তারা যে বিচারের জন্য রাস্তায় বসে আছে। दूसरी तरफ कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस्मत दरी और कत्ल के मामले को लेकर एहतजाज लगातार जारी है। जूनियर डॉक्टरों ने मुजाहरा किया है। अल्लामा मानी जायसी के फर्जंद मारूफ शायर और सोज व नोहा खां तकी जायसी को उनके आबाई वतन जायस में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। सैयद कल्बे तकी नकवी तकी जायसी का पीर को दिल्ली में इंतकाल हो गया था। उनके जसद खाकी दिल्ली से उनके आबाई वतन जायस ले जाया गया, जहां उनकी तदफीन अमल में आई। पेश एक रिपोर्ट। मारूफ शायर तकी जायसी अपने अल्लामा मानी जायसी रहलत फरमा गए हैं। उनका जसद खाकी दिल्ली से उनके आबाई वतन जायस ले जाया गया, जहां उनकी तदफीन अमल में आई। पेश है ये रिपोर्ट। मारूफ शायर और नोहा व सोज ख्वाक सैयद कल्बे तकी नकवी तकी जायसी इब्ने अल्लामा सैयद कल्बे अहमद मानी जायसी रहलत फरमा गए। वो 87 बरस के थे। उन्होंने दिल्ली में पीर को आखिरी सांस ली।
तकी जायसी काफ़ी अरसे से बीमार थे। उनकी वफ़ात से इल्मी, अदबी और समाजी हलक़ों में शोक की लहर है। तकी जायसी को उनके आबाई वतन जायस में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी तदफीन उनकी वसीयत के मुताबिक गदाई तालाब के किनारे जायस की कदीम करबला में अमल में आई, जहां तुरबत व ताज़िए दफन किए जाते हैं। तकी जायसी 1 जुलाई 1947 को पैदा हुए थे, जबकि 16 सितंबर 2024 को उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने जायस और इलाहाबाद से तालीमी मराहिल तय किए। वो सीमेंट कारपोरेशन दिल्ली में मुलाजिम थे और निस्फ सदी से ज़्यादा अरसे से दिल्ली में मुकीम थे। द्वारका में वाक़ शाहजहानाबाद सोसाइटी में रिहाइश पजीर थे। सैयद कल्बे तकी नकवी नोहा-ख्वानी और सोज़-ख्वानी में मुनफरिद शिनाख्त के हामिल थे। दिल्ली की दरगाह शाह मर्दा के अलावा अपने वतन जायस की अज़ादारी में वो पेश पेश रहते थे। गुज़श्ता अय्याम अज़ा में वो जायस में ही थे और अज़ादारी के बाद दिल्ली लौटे थे। तकी जायसी इब्न अल्लामा मानी जायसी जायस की कदीम अंजुमन हाशमी के रूहे रवां और साहिब बयास थे। हाल ही में तकी जायसी ने एक नौहे में ये मक्ता कहा था, काश रिजवां ये पढ़े मर्ग तकी पर मिसरा, खुल्द में रहने को शब्बीर का गमख्वार चला। मानी दूसरे चौको ठेगे घबरा ठेगे बरसो माने दूसरे चौको ठेगे घबरा ठेगे बरसो करे हुते खतंग तर कशे कला अबीर लश करे हुते बरंग शाह लाफता अमीर लश करे हुसैन बरंग वफा बहाद मोजदा मीरे लश्करे अलीगढ़ में अदबी तंजीम बारगाह अदब की जानिब से मशहूर शायर मुनव्वर राना, हसीब सोज़ और नसीम निखत की याद में एक ताज़ियती जलसे का एहतमाम हुआ। इस मौके पर मरहूमीन के नाम पर अवार्ड दिए गए और एक मुशायरे का एहतमाम किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अदबी तंजीम बारगाह अदब ने मुमताज़ शायर मुनव्वर राना, जदीद लहजे के शायर हसीब सोज़ और मारूफ शायरा नसीम निखत को याद किया। इस सिलसिले में गुलमर्ग गेस्ट हाउस में एक ताज़ियती मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने मरहूम शायरों की अदबी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें जज्बाती खराज अक़ीदत पेश किया। बारगाह अदब ने इन तीनों सुखनवरों के नाम पर अवार्ड भी कायम किए, जिन्हें हर बरस काबिल ज़िक्र शोरा और शायरात की खिदमात में पेश किया जाएगा। पहला मुनव्वर राना अवार्ड इकबाल अशर को, हसीब सोज़ अवार्ड मोइन शादाब को और नसीम निखत अवार्ड अना दहलवी को दिया गया। जलसे के मेहमान खुसूसी सैयद मशकूर अली ने अपने दस्त मुबारक से ये अवार्ड तकसीम किए। मुशायरे का इफ्तिताह भी मशकूर अली ने शमा रोशन करके किया।
रामपुर से तशरीफ लाए सियासी रहनुमा आसिम राजा मेहमान एजाजी के तौर पर मौजूद थे। दीगर अहम शुरका में सुबकदोश जिला जज जहीर उद्दीन, सैयद मुशाहिद अली और SU खान के नाम काबिल जिक्र हैं। मुशायरे की सदारत डॉक्टर मुश्ताक सदफ ने की। निजामत के फराइज मारूफ शायर और नाजिम काउंसलर मुशर्रफ हुसैन महजर ने अंजाम दिए। जिन शायरों ने कलाम पेश किया उनमें इकबाल अशहर, मोइन शादाब, अना दहलवी, नसीम नूरी, डॉक्टर सरवर साजिद, डॉक्टर राशिदुल इस्लाम अंसारी, जॉनी फास्टर, मिराज निशात, दानिश महारवी, प्रोफेसर वसी बेग बिलाल, मंसूर अदब पहासवी और डॉक्टर फैजान शहपर के नाम शामिल हैं। तुझे कहानी सुनाई थी, कोई जुर्म मैंने किया नहीं, कोई जुर्म मैंने किया नहीं, तेरा रंग खुद ही बदल गया, तेरा नाम तो लिया। मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, कभी देखने भी आ जा, ये चिराग जलते जलते किसी रोज गुजर न जाए, ये चिराग जलते जलते। हमारे गांव में रातों को यूं पहरा नहीं देते, यहाँ वाले किसी को भी कभी धोखा नहीं देते। हमारे गांव में रातों को यूं पहरा नहीं देते, यहाँ वाले किसी को भी कभी धोखा नहीं देते। और अब शेर पढ़ रहा हूँ साहब। हमारे शहर का एहसास इतना हो चुका मुर्दा, या हमारे शहर का एहसास एकदम हो चुका मुर्दा, यहाँ पर लोग एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते। इजराइल और हमास की जंग में शामिल लेबनान और उसके हिजबुल्लाह लड़ाकों पर एक नए तरह का हमला हुआ है। लेबनान में हजारों पेजर ब्लास्ट होने से 11 लोग मारे गए हैं और 4000 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। खबर है कि पहले पेजर हैक किए गए और फिर उनसे चिप बम लगाए गए। मंगल को अचानक लेबनान और सीरिया के कई शहरों में हिजबुल्लाह लड़ाकों के जरिए इस्तेमाल किए जा रहे हजारों पेजर फट गए, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इस हमले के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने का शक है। वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश को काबीना ने दी मंजूरी, सरमाई इजलास में पेश होगा बिल। 21 सितंबर को वजीर आला के ओहदे का हलफ ले सकती हैं आतिशी। LG ने केजरीवाल का इस्तीफा सदर जमहूरिया को भेजा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले की पोलिंग मुकम्मल, 24 सीटों पर डाले गए वोट। राहुल गांधी के खिलाफ नफरत आमेज बयानात पर एहतजाज, कांग्रेस कारकुनान का मुजाहरा, 4 लीडरों की पुलिस से शिकायत। और लेबनान में पेजर धमाकों से मरने वालों की तादाद हुई 11, 4000 से ज्यादा लोग जख्मी। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।